Sir. Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. क्या नाम है? सागर कुमार। सागर कुमार। तो सागर के अर्थ को आप समझाएंगे? वेरी डीप या इनलेस भी कह सकते हैं। और कुछ विशेषताएं सागर की? सागर जैसे ऊपर से होता है तो इतने डीप में जाने के बाद में उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते चला जाता है। जैसे सागर के अपर सरफेस पे बहुत सारे लिविंग थिंग्स नहीं मिलेंगे, जबकि डीप ओशन के अंदर में मिलते हैं। तो गहराई के साथ में बहुत कुछ चेंज होता है सागर में। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी हो सकता है सागर में, है ना? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी हो सकता है। हो सकता है सर। आपने भी ऐसा होगा? बहुत ऐसा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस है। मुझे बताइए कि आपने बैचलर डिग्री कब किया है और कहाँ से किया है, किस विषय से किया है? मैंने बैचलर डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी से किया, इंजीनियरिंग में किया है, BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। यस सर। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और आजकल तो कहने की बात ही नहीं है। इस सेक्टर में काफ़ी अवसर हैं हर क्षेत्र में। तो फिर आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं ESI में? सर एक्चुअली मैं बचपन से ही गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहता था। तो मैंने इंजीनियरिंग के बाद में उसे ट्राई किया था मैंने, बट मेरी जॉब नहीं हुई थी, इसलिए मैंने जनरल कम्युनिकेशन की तरफ आने का सोचा। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए हैं, बहुत सारे रिजल्ट हुए, लेकिन फाइनल अभी कन्वर्ट किसी में नहीं हुआ। तो बचपन से जब गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते थे तो फिर ये ECE में एडमिशन लेने की आवश्यकता थी? एक्चुअली सर एक सामाजिक दबाव कह सकते हैं इस चीज़ को। मैंने जब 12 पास किया मैथ से, तो मेरे मार्क्स अच्छे थे, उतने अच्छे भी नहीं थे बट अच्छे थे। तो लोगों ने सजेस्ट किया, और जो भी मेरे बड़े थे सीनियर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि इंजीनियरिंग करो बैकअप के लिए। ठीक है, वेरी गुड। हम लोगों ने तो भाई इंजीनियरिंग किया नहीं है, हम लोग सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। तो मेरा इंटरेस्ट है, आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ हमें बताएंगे। जैसे पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ये दोनों में क्या अंतर है? एक्चुअली सर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में मेन डिफरेंस होता है जो वोल्टेज डिफरेंस का। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे रेंज के वोल्टेज डिफरेंसेस में हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल में हैवी रेंजेस हो जाता है। पहला डिफरेंस तो ये हो जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत मोबाइल वगैरह हो गया, या फिर मेरा जो कम्युनिकेशन था उसमें मोबाइल था, TV कम्युनिकेशन हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना था। और इलेक्ट्रिकल में मोस्टली जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उनके बारे में ऐसा है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कम्युनिकेशन में जो सर्विसेज यूज होते हैं उसमें एक CDMA टेक्निक्स है, दूसरा GSM है। GSM, इन दोनों के बारे में जैसा बताइए। GSM और CDMA दोनों सेम है। 2G नेटवर्क जो होता था, 2G सेकेंड जनरेशन ऑफ नेटवर्क, उसके लिए यूज़ करते हैं GSM और CDMA। और WCDMA आया वो सर 3G के लिए था, और फिर 4G और 5G आने वाला है। अच्छा, इसमें कौन सा टेक्निक चल रहा है 4G 5G में? सर इसको 4G के नाम से जानते हैं सर, इसके लिए कोई अलग से नहीं है टर्म, 4G के नाम से तो लेते हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे एक जगह, देखा हमने CDMA, TDMA, FDMA, 3 तरह का हमने देखा था एक जगह। क्या है इसका मतलब? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप तो इसमें जब पढ़े होंगे जब इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ डायोड है, ट्रांजिस्टर्स हैं, यस सर, कैपेसिटर है, रेसिस्टर है। ये 4 शब्द हमने बताया है। यस सर। चारों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? चारों का इस्तेमाल मेनली सर्किट्स में करते हैं हम लोग, और IC वगैरह जब बनाते हैं तो वहाँ कहाँ कहाँ का मीन्स है कि क्या क्या काम इसका होता है, कैसे फंक्शन करता है? डायोड जो होता है करंट सप्लाई के लिए 1 वे सप्लाई होता है, एक साइड से आएगा और एक साइड से ब्लॉक होता है, तो 1 वे सप्लाई करने के लिए डायोड यूज़ करते हैं मोस्टली। और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है सर, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। जब फ्लक्चुएशन आता है तो उस टाइम में एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट को। ट्रांजिस्टर मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे लगता है एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, एम्पलीफायर के रूप में एम्पलीफाई करने के लिए किसी एक और मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर।
इसके बारे में बताइए। एक्चुअली सर सिग्नल से रिलेटेड है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, उसको मोडेम भी बोलते हैं, शॉर्ट मॉडेम बोलते हैं, शॉर्ट मोडेम बोलते हैं, और सिग्नल से संबंधित है। जैसे हम लोग वाईफाई कनेक्शन भी लेते हैं तो उसमें भी मोडेम का इस्तेमाल करते हैं। एक आप लोग पढ़े होंगे बार्क-हॉर्सन क्राइटेरिया, पढ़े हैं? सभी कॉल नहीं कर पा रहे हैं। मल्टीप्लेक्सिंग आपने पढ़ा है? तो पढ़ा है बट अभी बहुत समय से रिकॉल नहीं कर पा रहा है। अच्छा बताइए कि ईसीई का भारत के आर्थिक विकास में, आपका जो अध्ययन है ईसीई के सेक्टर में, तो देश के आर्थिक विकास में या अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या लाभकारी उपयोग हो सकता है, कैसे हो सकता है? मतलब पॉइंट में 2-4 बताइए आप। सर जैसे जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन का बढ़ रहा है और नेटवर्क कम्युनिकेशन का बढ़ रहा है, तो इसमें इस्तेमाल हो सकता है सर, क्योंकि जैसे पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G और 5G पे अभी काम चल रहा है इंडिया में, तो ये सब उसी से संबंधित है। तो इस फील्ड में मेरा क्वेश्चन है कि इससे किस प्रकार से इकोनॉमी को बल मिलेगा, कैसे इकोनॉमी ग्रोथ करेगी आपके ईसीई के इस्तेमाल से? कोई बात नहीं है। तो बताइए क्या जब आप ईएसआई के रूप में आपकी नियुक्ति होगी तो आप अपने इस ज्ञान का, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करेंगे वहाँ पर? उसे क्या बेनिफिट मिलेगा डिपार्टमेंट को आपको नियुक्त करने से? सर डायरेक्टली तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इसका इस्तेमाल बहुत जगह है। उसमें जैसे मैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए मैं उस चीज़ को, उस सिस्टम को मैं अच्छे से समझ पाऊँगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, तो मैं उस सिस्टम को अच्छे से पढ़ पाऊँगा, अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊँगा। अगर इनकेस यूज़ करते समय कुछ गड़बड़ी आती है तो मैं उसको देख भी सकता हूँ, अपने स्तर को ठीक करने का ही प्रयास कर सकता हूँ। ठीक। राज्य की उत्पत्ति में जो है पॉलिटिकल साइंस में अवधारणा है। आपका पॉलिटिकल साइंस से हमने पीजी भी किया है। यस सर, यस सर। राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौता का सिद्धांत, यस सर। वो सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया और सिद्धांत का नियम सामाजिक समझौता सर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यस किसने दिया है और क्या है ये? कार्ल मार्क्स सर, एक रिकॉल नहीं कर पा रहे, बट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसे सर। एक्चुअली समाज में बहुत तरह के लोग हैं, यहाँ पे सभी के कुछ खास क्राइटेरियाज हैं, कुछ खास क्वालिटीज़ हैं, मेरिट्स हैं, तो सभी के मेरिट्स को अगर साथ में लेकर के इस्तेमाल किया जाए तो एक समाज बेहतर हो सकता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के वजह से समाज का निर्माण नहीं हो सकता, बहुत सारे व्यक्ति को मिला करके एक समाज का निर्माण होता है, और सभी की अपनी अपनी अलग क्वालिटीज़ होती है, तो सभी क्वालिटीज़ मिला करके हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। आई थिंक ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। राज्य की उत्पत्ति में एक कार्ल मार्क्स का भी अवधारणा है। यस सर। राज्य का एक विकास का क्रमबद्ध अवस्था है, इसमें राज्य पहले आदिम युग में अलग तरह का था, बहुत बार से परिवर्तन हुआ। इस बारे में जानते हैं? एग्जैक्टली नहीं, बट उस पर मैं कोशिश कर सकता हूँ सर। एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने जो भी थियरी दिया, उन्होंने उसको आर्थिक रूप से जोड़ करके देखा, आर्थिक रूप से जोड़ करके देखा, और उन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में भी कहा था, उन्होंने वर्ग संघर्ष के बारे में भी कहा था। राजनीति विज्ञान में एक आगमनात्मक पद्धति है। सॉरी, आगमनात्मक पद्धति। ओके सर। तो इसके बारे में बता सकते हैं? सॉरी, रिकॉल नहीं कर पाया। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के पिता अरस्तु क्यों कहा जाता है? उनका क्या योगदान है राजनीति विज्ञान? सबसे बेसिक स्तर पे उन्होंने ही पहले एक्सप्लेन किया था कि समाज कैसा हो सकता है, या फिर एक लोग ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने बताया था, और ह्यूमन का समाज का इंट्रैक्शन कैसा होता है उन्होंने बताया था। सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया था और कहा था मैन इज ए सोशल एनिमल। उन्होंने कहा था कि मनुष्य सोशली रहता है, समाज में रहता है, समाज से ही सीखता है, और जो भी ज्ञान अर्जित करता है समाज के लिए ही करता है और समाज के द्वारा ही करता है। अगर आपको कहा जाए राजनीति को परिभाषित कीजिए तो राजनीति किसे कहा जाता है? राजनीति एक, मैं अगर परिभाषित करूँ राजनीति को तो मैं कहूँगा कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के लिए करना होता है, और लोगों के विचारों का महत्व यहाँ ज़्यादा होता है, और जो भी आप डिसीजन लेते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं आपके डिसीजन से। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ जैसे हम लोग एक रूल ऑफ लॉ का यूज करते हैं, कानून का शासन। कानून का शासन जो है, क्या अभी कानून का शासन है हमारे देश में? आपके लिए है सर, बिल्कुल है।
क्या है अवधारणा कानून की शासन? एक कानून व्यवस्था बनाया गया जो सबके, हमारे संविधान के कानून व्यवस्था बनाया गया जो सभी व्यक्तियों के लिए समान होगा। जाति धर्म लिंग के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसी के आधार पर अगर कोई भी दो व्यक्ति है अगर सेम तरह का अगर कोई क्राइम करते हैं तो उन लोगों के लिए सेम टाइप का पनिशमेंट होगा। ठीक है। सागर, जैसे सागर हम ये देख रहे हैं, आपने पहले बीटेक किया, जैसे फिर आप पहले आपने बीटेक किया, जैसे और फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ह्यूमैनिटीज से, पॉलिटिकल साइंस से। जैसे आप एमटेक भी कर सकते थे, ऐसा क्यों किया? एक्चुअली सर ग्रेजुएशन करने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, और मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर होना था, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया। फिर आपने पॉलिटिकल साइंस जो किया, ठीक है। अब जो हम आपसे समझना चाहेंगे, मुझे लगता है आप अच्छा समझाइएगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस कर रहा है। अब जो बिहार विधानसभा जो क्राइसिस आया था स्पीकर को लेकर, ये क्या क्राइसिस है? सॉरी सर, अभी कौन नहीं कर पा रहा है इसमें सर। इस विधानसभा में जो घटना हुआ उसको पता था ना? अखबार नहीं पढ़ते हैं आप? सर न्यूज़ देखते रहता हूँ सर मैं। तो अभी जो घटनाएं घटित हुई है बिहार में पॉलिटिकल फिनोमेना में, तो उसको आपने नहीं देखा? देखा है, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा सर। स्पीकर के साथ में क्या हुआ था, स्पीकर चेंज किए गए हैं, स्पीकर चेंज करके कौन बनाए गए हैं? राजद से बनाए गए हैं अभी, एग्जैक्टली नाम कौन। ये बताइए, आपने एक वर्ड को सुना होगा, जुडिशियल रिव्यू। यस सर। सुना है? क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? सर इसका मतलब होता है कि अगर कार्यपालिका कोई भी डिसीजन लेती है या कोई भी लॉ अगर उसने बनाता है तो वह लॉ कितना बेहतर है, कितना कॉन्स्टिट्यूशन के को मतलब सपोर्ट करने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपोजिट नहीं होना चाहिए, या फिर जो संविधान का मूल ढांचा है उसको विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है वो देखना। जुडिशियल रिव्यू करने का सुप्रीम कोर्ट करता है कि अगर कोई ऐसा लॉ बन जाता है कार्यपालिका के विधायिका के द्वारा तो उसको निरस्त किया जा सकता है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से आगे उठ करके विधायिका और कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में दखल देने लगता है, उसको जुडिशियल एक्टिविज्म या सक्रियता बात कहेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे शब्द या जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे एक्टिविटीज का होना और लोकतंत्र में कहाँ तक आपको सही लग रहा है? सर एक हद तक इसको मैं सही मानूंगा। अगर कभी अगर सिचुएशन लेते हैं सर कि अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है और कोई अगर ऐसा डिसीजन ले रही है जो सही नहीं है या फिर कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है जो समाज के जरूरी है, तो वैसे केस में सुप्रीम कोर्ट ये दायित्व है कि वो आगे आकर कोई ऐसा रूल बनाए या कोई आगे ऐसा कानून दे, तो ये जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा दखल पड़ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का, तो गलत होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, अभी कोरोना के टाइम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था यूपी गवर्नमेंट को कि सभी बेड्स पे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था प्रैक्टिकली, तो इसको अब निगेटिव सेंस में से। ठीक है, मुझे थोड़ा ये समझा दीजिए आपको कि आपने जो आर्टिकल 1 में पढ़ा होगा कि भारत राज्यों का संघ है, यस सर। ठीक है ना? यहाँ राज्यों का संघ का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली भारत का जब कल्पना किया जा रहा था या जब भारत को एकत्र करने की कल्पना की जा रही थी, तो भारत में बहुत सारे पहले प्रोविंसेस थे, फिर मिला करके भारत बनाया गया, फिर अलग अलग आधार पे भारत को डिवाइड करके स्टेट्स में बांटा गया, इसलिए यहाँ स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया भारत। ये भारत संघ बना कैसे, ये थोड़ा समझा दीजिए, कैसे बना भारत संघ? ये ब्रिटिश इंडिया है, यस सर। और हमारे यहाँ लगभग 565 का स्टेट्स हैं, तो ये भारत संघ कैसे बना? सबसे पहले तो आज़ादी के बाद में वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से बना था, और उसके बाद में जब एकत्र कर लिया था सभी प्रिंसली स्टेट्स को, उसके बाद में अलग अलग लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स का निर्माण हुआ। अब मुझे तो ये समझाइए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यस सर, और जो डीपीएसपी का भाग है, यस सर, इस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स के लिए हम कहेंगे कि उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं, जबकि डीपीएसपी के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। यही मेरे हिसाब से मेन डिफरेंस यही है कि आप डीपीएसपी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। डीपीएसपी एक स्टेट के लिए है कि अपने सहूलियत के हिसाब से जैसे जैसे वो सक्षम हो सके उसको लागू करे स्टेट में,
बट फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा एक सिचुएशन सोचिए, यदि मान लिया जाए कि जो डीपीएसपी का भाग है, डीपीएसपी पर यदि न्यायालय को अगर एक्शन लेने की अगर रहता जिम्मेवारी, तो फिर अभी जो समाज आप देख रहे हैं कि समाज की प्रकृति कैसा होता है, समाज कैसा होता है। सॉरी सर, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, ये राज्य पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सर, राज्य। लेकिन अगर मान लिया जाए कि डीपीएसपी पर न्यायालय एक्शन लेता है कि नहीं, राज्य को करना ही पड़ेगा ये सब चीज, तो फिर कैसा राज्य होता, कैसा समाज होता, लोगों का क्या स्थिति होता है? अगर आइडियली देखा जाए तो फिर बहुत अच्छा होता, क्योंकि डीपीएस में सारी अच्छी बातें कही गई, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि हो सके, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो फ्यूचर के लिए हैं, तत्काल प्रभाव से नहीं लागू हो सकते, और फ्यूचर के लिए तो होंगी आगे। मिस्टर सागर, क्या आप रिलैक्स फील कर रहे हैं या? यस सर, नहीं रिलैक्स। आपने अपने हॉबी में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन दिखाया है। कुकिंग भी है, क्रिकेट भी है, आपका खेलना या देखना, टीचिंग भी आपने रखा है। यस सर। चेस भी खेलते हैं। बिल्कुल। और राइटिंग शॉर्ट स्टोरी, किस प्रकार की स्टोरी आप लिखते हैं? एक्चुअली ऐसा कोई ये नहीं है, बट मैं कभी कभी कुछ थिंक करता हूँ तो उसको मैं लिखना पसंद करता हूँ, और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मैंने लिखा है तो लोगों ने ऐसा कहा, मेरे फ्रेंड्स ऐसा रिव्यू किया कि बहुत अच्छा लिखते हो या स्टोरी के फॉर्म में लिखते हो। अभी आप यहाँ पर कितने देर से हैं, कितने देर से आए हुए हैं इस कैंपस में? 2-2.5 घंटे बस। ठीक है। इतने देर में जो आपने रीड किया, जो अनुभव किया, उसके सारे पहलुओं को एक शॉर्ट स्टोरी में आप कैसे लिखेंगे, जैसा बताइए, सोच कर बता सकते हैं? थोड़ा सा 10-20 सेकंड ले सकता हूँ सर? एकदम ले सकते हैं। सर, अगर इस सिचुएशन पे जो अभी हैं, अभी एट प्रेजेंट इस पर कुछ अगर लिखना चाहूँगा तो मैं अभी ये कहूँगा, मैं जितने भी लोगों से यहाँ पे मैंने मिला तो सभी लोग एक पद के लिए, एक पोस्ट के लिए, सरकारी नौकरी के लिए सभी लोग हैं, और सभी लोग चिंतित हैं। सभी लोग के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि कहीं भी कोई श्योर नहीं है, सब अनसर्टेन लग रहे थे, कल क्या होगा इसका किसी को खबर नहीं है। तो इससे रिलेटेड मैं लिख सकता हूँ कि मतलब फ्यूचर को लेकर के सभी परेशान थे, यहाँ पे सभी आपाधापी में थे, सभी के चेहरे पे थोड़ी परेशानी भी दिख रही थी फ्यूचर को लेकर के, तो ऐसा मैं कुछ लिख सकता हूँ इसके बारे में। तो सभी में से आप भी हैं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आ जाइए। कैसा? थैंक यू सर। कैसा था? मुझे लगा कि सर पॉलिटिकल साइंस के लिए थोड़ा सा और करना चाहिए था। एक्चुअली सर बहुत समय 2020 में ही मेरा कंप्लीट हुआ पीजी, तो उसके बाद मैंने उधर बहुत कुछ देखा नहीं सर। कल रात में थोड़ा बहुत मैंने देखा था वो साइंस के थिंकर्स वगैरह के बारे में, जैसे अरस्तु का थोड़ा देखा था, और थोड़ा सा मैकियावेली का मैंने देखा था, थोड़ा गांधीयन फिलॉसफी भी देखा था। तो अभी मुझे थोड़ा उसमें और देखने की जरूरत है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा अपने आप को स्थिर रखना है ना, और स्थिर रख करके वर्क करना है। वर्क में आप जब स्टोरी राइटिंग करने की कला है जब आती है, यानी कि स्टोरी राइटिंग तभी करेगा व्यक्ति जब सोचेगा, तो अच्छे से सोचना है। जैसे हमने सागर का मैंने मीनिंग पूछा तो क्या मतलब होता है, तो सागर का मीनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सागर का जो उसका जो बेस रूट है, तो बेस लेवल की बात हम कर रहे हैं ना, ठीक है, उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं थी। उसका मैंने फिजिकल जो टोपोग्राफी उसका है उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। सागर का जो भाव उसको बताना था। अनंत गहराई, अनंत, ठीक है, धैर्यशील, ठीक है ना, शांत। सागर शांत होता है, कितना ही पानी आ जाए तो उसमें उफान नहीं आता, उबाल नहीं आता, बस हो रहा है ना। तो ये उस तरह से बात करना। दूसरा, बचपन से ही सरकारी नौकरी की तरफ ये था, अब फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गए, वहाँ पर बचपन से शब्द बोलने का आवश्यकता नहीं है। वहाँ बताया जा सकता था कि सर जब मैं बीटेक या बीई कर रहा था, कुछ दिनों के बाद मुझे लगने लगा था कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, ठीक है ना। मुझे लगता है कहीं और पब्लिक सेक्टर में जाकर, लोगों से जुड़कर, लोगों के पास जाकर
उनके लिए कुछ करने के लिए करना, और करने से मुझे आत्मसंतुष्टि मिलेगी और कार्य संतुष्टि भी होगी, ठीक है ना। ये बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। स्पीड थोड़ा कम रखना है बोलने का, स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहे। हाँ, बोलने का स्पीड थोड़ा कम। जैसे अभी क्लास में हम थे तो सुन रहे होंगे, तो वहाँ मेरा स्पीड ज़्यादा था, यहाँ जब है तो स्पीड थोड़ा कम करके बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है कि सागर को हम समझाएं, ठीक है। तो हम क्या बात कैसे बात करेंगे, अपने स्पीड को हम लिमिट में रखेंगे कि ताकि समझ में आ जाए सामने वाले को। तो इंटरव्यू को भी चाहिए कि इस स्पीड में बात करें कि इंटरव्यूअर अच्छे से समझ जाए, समझाने का काम है, ठीक है। इसी पर भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जब बात क्राइटेरिया आपने पूछा, मल्टीप्लेक्सिंग, सब जानकारी रखना है अच्छे से, और एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। पॉलिटिकल साइंस में पीजी है तो एक तो रीजन बताना पड़ेगा, जैसे कि हरिमोहन जी ने पूछा भी था क्या कारण है आप बीटेक से उधर चले गए, ठीक है। तो वो कारण भी होगा और पढ़ना भी पड़ेगा, राजनीति की परिभाषा क्या है और बिहार में क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, और उसके व्यक्ति बिहार का व्यक्ति या कहीं का, इस फिनोमेना को खासकर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि वो पढ़ ही नहीं रहा है, वो अखबार नहीं पढ़ रहा है। पेपर पढ़ना है, न्यूज़ पेपर पढ़ना है, डेली पढ़ना है, अभी से भी पढ़ना है। कब है डेट? 9 को। हाँ, करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लेना है। और हॉबी वाला तो ये अच्छा था, स्टोरी वाला, स्टोरी बनाने के आर्ट को समझना है, कुछ ऐसा बताना है। और स्टोरी बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, कोई भी कलाकार जो होता है, एक कला है ना, आर्ट, लिटरेचर में भी वो कला ही है वो, ठीक है ना। तो कलाकार जो होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है। सभी लोग परेशान थे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने अपने भविष्य को लेकर आशान्वित थे, है ना, उसके लिए प्रयत्नशील थे, उसके लिए उनके अंदर जोश और जुनून मैंने देखा। तब हम पूछते आपने भी है? यस। तो सभी परेशान थे, चिंतित थे, आप भी थे? यस। नेगेटिव हो गया। इंटरव्यू को ऐसे घुमा देता है, विद्यार्थी को चेक करता है कि नेगेटिव सोचता है कि पॉजिटिव सोचता है। यहाँ पर विद्यार्थी जब आया है, ये रणभूमि है, जीतने के लिए आया है, बोलना चाहिए कि नहीं सर मैं एकदम पॉजिटिव हो, आसान्वित हो, है ना, और मेरा सिलेक्शन होगा सर, इसी से बात करना चाहिए था। दूसरा, इंटरव्यू बोर्ड से बात करते समय थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज टाइप से बोलना है। विद्यार्थियों को सिखाते हैं, पूछा गया सर एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ चीज़ था एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं बोलने से लग रहा है थोड़ा सा कैजुअल बातें हो रही थी, लग रहा था। वीडियो में आएगा ही, आवाज़ देख लेना है उसको। सर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है, पोलाइटनेस हो गया। ओके सर, इस पर कंसीडर करें। दूसरा है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, डीपीएस को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप नहीं बोलना है। इट कान बी चैलेंज, है ना, एनी कोर्ट बोल सकते हैं, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमेशा थर्ड पर्सन के लैंग्वेज में बोलना है, थर्ड पर्सन, नॉट फर्स्ट पर्सन, नॉट सेकेंड पर्सन, एकदम नहीं, सामने वाले को बोलना ही नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू बोलना, क्लियर है ना, आप नहीं बोलना है। और फंडामेंटल राइट डीपीएस में जो डिफरेंसेस पूछा गया था, उसमें पॉइंट वाइज और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बोलना है, पॉइंट्स और भी है ना। तो ये हो गया। स्टोरी वाले में वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, आशावादी होना चाहिए राइटर, ठीक है ना। अब एपीजे अब्दुल कलाम में किताब लिखी तब इंडिया 2020, विजन 2020, उसमें 20 था तो 22 में हम लोग हैं, तो 2020 मिलेनियम गोल, है ना, 30 तक के लिए है। तो लोग आशा के साथ टारगेट रखते हैं ना, उसे आशावादी होना चाहिए। बाकी अच्छा है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है ना, अपीयरेंस अच्छा है, ड्रेस सेंस भी है, डिसिप्लिन भी है, अच्छे जगह से पढ़ के भी आए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना है। सर क्वेश्चन था सर, हाँ सर ड्रेसिंग के लिए सूट पहनना आवश्यक है क्या? सूट आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर पहना जाएगा तो अच्छा लगेगा। अभी तो गर्मी बहुत है, नहीं भी पहने तो चलेगा। और शूज़ कैसा होना चाहिए? शूज़ ब्लैक कलर का लेदर शूज़, फीता वाला, लेसेस वाला होना चाहिए, और आगे से जो राउंड किया रहता है ना, राउंड वो रहना चाहिए, नुकीला नहीं रहना चाहिए। ओके सर। और शोल रबड़ वाला होना चाहिए, आवाज़ खटखट की आवाज़ करने वाला नहीं होना चाहिए। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? और बियर्ड रख सकते हैं कि नहीं सर? हाँ, ऐसे चल सकता है, लेकिन क्लीन रहने से ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एग्जीक्यूटिव टाइप से लगना चाहिए कि आई एम डेडिकेटेड टू ज्वाइन दिस सर्विस। ओके सर। है ना, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते, दाढ़ी कटाना क्या, गर्दन भी कटा ले आदमी। ओके सर, ठीक है ना। ओके सर, यही है, और कुछ? नो सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इसको